I want to go across to Mr. Dharmendra Yadav, who is victim Shreya Yadav's uncle. He's through with us on the phone line. धर्मेंद्र जी, धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। हमें बहुत अफसोस है, हमारे पूरे नेटवर्क को बहुत अफसोस है। श्रेया की मौत हो गई, उसकी जान चली गई इस हादसे में। पर हमें धर्मेंद्र जी बताइए, श्रेया के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, इस पूरे किस्से के बारे में बताइए। कब आप तक पहुंची ये खबर? मैम, हादसे के दिन 27 तारीख को मैं रात 12 बजे न्यूज़ देख रहा था। तो उस न्यूज़ में मुझे पता चला कि करोल बाग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भर गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूँकि एडमिशन मैंने श्रेया का खुद ही कराया था और उस कोचिंग सेंटर में मैं गया था और उस बेसमेंट में भी गया था जहाँ लाइब्रेरी थी एक्चुअल में। तो जो विजुअल्स मैं देख पा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उसी कोचिंग सेंटर का है जहाँ पे मैंने इसका एडमिशन कराया है। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ और मैंने तुरंत न्यूज़ चैनल बंद करके श्रेया को फ़ोन मिलाया। तो श्रेया का फ़ोन उसमें बंद आ रहा था। रात के 12 बजे का टाइम था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने कोचिंग सेंटर के ही एक लाइब्रेरी इंचार्ज थे, उनसे मिला था, तो उनका भी नंबर ले लिया था। फिर मैंने उनका नंबर मिलाया, वो भी नहीं मिला। फिर मैंने क्या करा कि उसी कोचिंग के एक डीपी सिंह हैं, उनका नंबर मिलाया मैंने। तो उनका नंबर बाय द वे मिल गया। तो उनसे मैंने पूछा कि ये जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि क्या आपके कोचिंग का ही है या किसी और कोचिंग का या किसी और सेंटर का है, ओल्ड राजेंद्र नगर के अलावा? बोले नहीं नहीं, हमारे कोचिंग सेंटर का ही है और ओल्ड राजेंद्र नगर वाली कोचिंग सेंटर का ही है और अभी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उसमें मैंने न्यूज़ में देखा था कि 3 बच्चों की मौत हो गई। तो मैंने पूछा कि इसमें तो 3 कैजुअल्टी भी हो गई है। तो बोले हाँ सर। तो मैंने कहा कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं श्रेया का भी नाम हो? तो बोले सर अभी क्या है कि हम बच्चे तो रेस्क्यू करवा लिए हैं लेकिन नाम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है बच्चों को देख करके। तो जैसे होगा मैं बताऊंगा। फिर मुझे थोड़ा और डाउट हो गया तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर मैंने तुरंत ही फ़ोन काट के और मैंने देखा कि कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन में। तो तकरीबन 50-55 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। तो मैंने तुरंत ही अपनी बेसमेंट से गाड़ी उठाई और तुरंत मैं वहाँ के लिए रवाना हो गया। फिर इस बीच में रास्ते में मैंने फैमिली मेम्बर से बात किया, भैया से बात किया, यानी श्रेया के फादर से बात किया कि क्या उससे आपकी बात हुई थी? तो उन्होंने मना किया। फिर मैंने भाभी जी से बात करी। मैंने पूछा कि आपकी उससे बात हुई थी? बोले नहीं आज तो नहीं हुई थी, कल हुई थी। फिर मेरी सिस्टर रहती हैं दिल्ली में, मैंने उनसे फ़ोन करा कि आपकी क्या आज बात हुई थी? मैं ये चाह रहा था कि अगर कोई बता दे कि मेरी इतनी बजे बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा इंश्योर हो जाऊँगा। तो घंटों तक आपको खबर भी नहीं पता चली थी धर्मेंद्र जी? आज आपको पता ही तक नहीं चला? आज तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना कोचिंग सेंटर ने दिया, ना किसी प्रशासन ने दिया। मैं खुद जब वहाँ गया और मैंने उसका पीजी जा कर के देखा, पीजी में लॉक लगा हुआ था। फिर मैं साइट पे दोबारा लौट के आया रात को तकरीबन 1:15 बजे के आसपास। फिर मैं डीसीपी से जब थोड़ा-सा वैसे मैंने पूछा कि नहीं आपको मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं उसका चाचा हूँ और मैंने एडमिशन कराया था और मेरी भतीजी है। तो फिर उन्होंने बोला क्या नाम? मैंने बोला श्रेया यादव नाम है उसका। तो बोले सर आप ऐसा करिए कि एक बार जो है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल चले जाइए और वहाँ आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो मैंने कहा क्या उसका नाम है? बोले सर मुझे ऐसा लग रहा है उसका नाम है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट किया। फिर मेरा डाउट और क्लियर हो गया। फिर मैं तुरंत आरएमएल गया, वहाँ इमरजेंसी में देखा, कोई नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि जो बच्चे वहाँ कोचिंग सेंटर वाले हादसे से आए हैं वो कहाँ पे हैं? तो जो जिनकी डेड बॉडी आई है, तो बोले मोर्चरी में रखी हुई है। फिर मैं मोर्चरी चला गया। तो मोर्चरी पहुँचते पहुँचते मुझे 2:30 बज गया। 2:30 बजे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने जो अटेंडेंट था उससे मैंने कहा कि भैया ऐसा है 3 डेड बॉडी जो आई हैं वहाँ से, तो मुझे दिखा दो, मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि मेरी भतीजी है कि नहीं उसमें। तो उसने बोला सर ये पुलिस केस है, अब आप मैं दिखा नहीं सकता आपको, कल सुबह मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा यार ये बताओ अब मैं जैसे आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ मैं कैसे करूँ? वहाँ से तो उन्होंने मुझे भेज दिया है। तो बोले कि ऐसा है आप डेड बॉडी तो नहीं देख सकते हैं, मेरे पास एक पेपर है उसको मैं दिखा दूंगा, आप पहले नाम बताइए उसका बच्ची का। तो मैंने बोला श्रेया यादव। तो बोले हाँ इस नाम की बच्ची आई है। फिर इन्होंने क्या करा, पेपर ला के दिखाए। 3 पेपर थे, 3 बच्चों के नाम थे, उसमें श्रेया का भी नाम था। तब जाके मैं वहाँ से लगा कि नहीं श्रेया का नाम है उसमें। फिर भी मेरे दिमाग में डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी श्रेया हो सकती है। तो फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करा दिखा दो। बोले नहीं अभी इस समय नहीं दिखा पाऊंगा सर, सुबह मैं दिखाऊंगा। फिर मैं रात भर वहीं रुका, मैं वापस नहीं आया। सुबह 6 बजे दोबारा मैं गया, मैंने कहा आप मुझे दिखा दो एक बार। तो बोले सर अभी जब आईओ आएंगे उसके बाद ही हम दिखा सकते हैं, जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फाइनल होनी होगी तो उसमें आपको दिखा करके फिर पोस्टमार्टम करने की बात होगी। तो मैंने कब तक आ जाएंगे? बोले 9 बजे तक आ जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं वहाँ 9 बजे तक इंतजार किया। बाय द वे 9 बजे से पहले मीडिया के कुछ लोग आ गए और उन्होंने मेरी बाइट ली, बाइट चलनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लोग एक्टिव हुए। फिर भी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू होने में मेरे ख्याल से तकरीबन 11:30 बज गए थे।
और 11:30 का तो 12 आप ही बज गए अगली होंगे सुबह तक ऑलमोस्ट। श्रेया के माता पिता को खबर नहीं पहुंचा पाए थे, सूचित नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको खुद नहीं यकीन था, आपको खुद नहीं कंफर्मेशन मिली थी। नहीं, मैं जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेता तो मेरे दिमाग में था कि मैं ना बताऊं पहले। और दूसरी बात ये थी कि मैं रात में तो कंफर्म हो गया था क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ था और पेपर मैंने देख लिए थे। और क्योंकि बाकी जो इनपुट्स थे उसका पीजी में नहीं थी, वो उसका फ़ोन बंद था, फैमिली मेम्बर से किसी से बात नहीं करी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो बच्चे कहीं भी बात कर लेते हैं फ़ोन से कि आज हमारे यहाँ ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मुझे डाउट तो पूरी तरह से हो गया था, लेकिन मैं रात में इन लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी रात में लोग परेशान होंगे। मैंने कहा कल जब सुबह फाइनल हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। फिर सुबह जब मैं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ पे अंदर चौकी है एक आरएमएल में, चौकी में गया तो चौकी में जब आधार कार्ड वगैरह मांगा गया उसका, फिर जाके मुझे थोड़ा क्लियर हुआ तो मैंने जाके घर वालों को बताया कि ऐसी सी बात है। यानी नेक्स्ट डे मैंने उनको करीब 10-11 बजे के बाद बताया। धर्मेंद्र जी, और फिर काफ़ी कल काफ़ी दर्दनाक घटना है। हमें बताइए, श्रेया कब से यहाँ से कोचिंग ले रही थी? काफ़ी मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसीलिए इतना शॉकिंग भी है कि इतने बड़े लैप्सेस, ये जो नेग्लिजेंस बाहर आई है, ये कैसे अलाउ किया गया? हमें बताइए, श्रेया ने कभी आपसे बातचीत में बताया कि, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता ने बोला है कि हमने पहले भी कंप्लेंट्स की हैं कि बेसमेंट से ऐसे लाइब्रेरी चल रही है, वहाँ जाके लेट नाइट तक बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी खबर, ऐसी कोई जानकारी श्रेया ने आप तक पहुँचाई खुद? नहीं, श्रेया ने इस तरह की जानकारी नहीं पहुंचाई थी। वो अपने भाई से जरूर एक बार कह रही थी कि जब पानी बरस जाता है तो हमारी लाइब्रेरी में पानी चला जाता है और हमारी लाइब्रेरी और कोचिंग हफ्ते हफ्ते भर के लिए बंद हो जाते हैं, ये बताया था। रही बात जो आप लैप्सेज की कह रही हैं, लैप्सेज तो आपने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे को शॉक लग गया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सर लाइब्रेरी का ही मामला था वो। तो जब जल भराव हो जाता है तो पानी वगैरह जैसे वायरिंग वगैरह में चले जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से शॉक हो गया। दूसरी बात, वाटर लॉगिंग आप डेली देखती हैं, उस एरिया में वाटर लॉगिंग होती है। अब बेसमेंट की जो रही बात की, बेसमेंट में बेसमेंट किस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है, किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब तो देखने का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो जो कोचिंग संचालक है उसकी है। भाई, आप जिन बच्चों को जहाँ बैठा रहे हो, अगर कोई मान लीजिए अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी घटना होती है तो उसका डायरेक्ट नुकसान तो एक तो बच्चे को होगा और आपकी जवाबदेही डायरेक्ट, इसलिए आपकी जवाबदेही है। बाकी जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एमसीडी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई नगर निगम इन्वॉल्व हो, चाहे कोई सरकार इन्वॉल्व हो, उसकी जवाबदेही दूसरे नंबर पे आती है। सबसे पहले नंबर पे जवाबदेही कोचिंग संस्थान की है। और कोचिंग संस्थान की जवाबदेही होने के नाते मैं हर जगह जहाँ भी चैनल में बात रखी है मैंने कहा कि मेरी डिमांड ये है कि जो कोचिंग का संचालक है उसमें कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं आना चाहिए। कभी कभी होता है कि जो बड़े आदमी उन्हें निकाल के एक छोटे आदमी को फंसा दिया जाता है और वो जीवन भर फंसता रहता है। तो कोचिंग संचालक जो मेरे ख्याल से शायद एनपी गुप्ता नाम है उनका, अगर मैं सही हूँ तो, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये महज हादसा नहीं है, ये एक तरह से ह्यूमन क्रिएटेड आपका हादसा क्या हत्या है। क्या आप चीटेड भी फील करते हैं धर्मेंद्र जी? जब आप श्रेया को लेके गए थे एडमिशन के लिए, आप ही लेके गए थे शायद श्रेया को एडमिशन के लिए यहाँ पे, आपको क्या जानकारी दी जाती है ये सब कि बेसमेंट में लाइब्रेरी होगी, इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं दी जाती है, कुछ भी ऐसा बताया जाता है पहले? मैम, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी किसी भी संस्थान में शेयर नहीं होती है भारत के, चाहे आप इलीगल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राइवेट। इलीगल है ये तो जानकारी नहीं देंगे, वो तो साफ हाँ, तौर पे बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल। पर क्या हाँ हाँ। ये पता था आपको कि बेसमेंट में लाइब्रेरी है और काफी कोचिंग सेंटर्स यही कर रहे हैं आसपास? नहीं, बेसमेंट में तो आपको बताया ना, मैं खुद ही बेसमेंट में गया था लाइब्रेरी देखने। मैं खुद ही गया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई लाइब्रेरी बेसमेंट में हो पर उसके लिए प्रॉपर इवैक्यूएशन हो, प्रॉपर एंट्री हो, प्रॉपर एग्जिट हो। समझ रही हैं? अब आप मान लीजिए इवैक्यूएशन ही नहीं, मान लो कोई डिजास्टर हो गया, बच्चे उसमें 35 बैठे हैं, निकलने की जगह 10 किए, तो 15 बच्चे फंसी जाएंगे ना। तो वो जो मानक है वो सब मानक तो बाद में तय हो जाएंगे ना, भी जिसकी जवाबदेही वो मानक तय करे। अब एक कैंडिडेट मान लो कोई उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से जाए, मान लो मैं तो गाजियाबाद रहता था, चला जाता था, कोई अगर बिहार का या तेलंगाना का बच्चा आएगा तो उनके कागज थोड़ा ना चेक करेगा कि आपके फायर का क्लियरेंस है कि नहीं है, आपके नीचे लाइब्रेरी का परमिशन है कि नहीं है, लाइब्रेरी का पर्पज है कि नहीं है, वो सब कागज थोड़ा ना मांगता वहाँ। वो तो आदमी पूछता भैया कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं और कितने पैसे लोगे, थोड़ा बहुत रियायत कर दो तो हम एडमिशन करा लेंगे। 3-4 मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हर किसी के। धर्मेंद्र जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कंडोलेंसेस फ्रॉम आवर एंटायर नेटवर्क एंड